Hello friends, what's up? This is Manvin Singh and you are watching PCB Star. All of you welcome in our YouTube channel PCB Star. PCB Star पर हम सभी लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के थ्योरेटिकल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए MCQs पर डिस्कशन करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पादप जगत के वर्गीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम सच एज आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी रेलवे, एनटीपीसी और अदर एग्जाम्स में मदद करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकी का पितामह यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है आपके कैरोलस लीनियस। इन्होंने पादपों को सबसे पहले वर्गीकृत किया। इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण की प्रणाली दी। थियोफ्रास्टस क्या हैं आपके वनस्पति जगत के पिता हैं। अरस्तु क्या हैं आपके जंतु जगत के पिता हैं। एंगलर यहाँ पे किसी और दूसरी चीज़ से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लीनियस। इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण दिया और साथ ही द्विनाम पद्धति भी दी। जो जीवों का वैज्ञानिक नाम होता है जिसमें पहला नाम उसके वंश को बताता है और दूसरा नाम उसकी जाति को बताता है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इन क्वेश्चंस के साथ साथ और एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वनस्पतिक नाम हो या जंतु का वैज्ञानिक नाम हो वो दिए थे लीनियस ने। द्विनाम पद्धति दी थी जिसमें पहला नाम उसका वंश का होता है, दूसरा जाति का होता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, तो जिसमें होमो क्या है मनुष्य का वंश है और सेपियंस उसकी जाति है। आगे बढ़ते हैं। देखो वही क्वेश्चन आ गया, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो वो होंगे आपके कैरोलस लीनियस। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पतिक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो वर्गीकरण का जो सिस्टम दिया था वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। और वो कहाँ के थे, वो स्वीडिश के थे। कहाँ के थे, स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने दिया था। पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो मैंने एक अदर वीडियो बनाया है उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने समझाया है कि पादपों को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। पादप जगत में दो उपजगतों को रखा गया है जिसमें एक होते हैं अपुष्पीय पादप और एक होते हैं पुष्पीय पादप। अपुष्पीय पादप वे पादप होते हैं जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं, इनको क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। अपुष्पीय पादपों को और क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। और पुष्पीय पादपों को आपके क्या कहते हैं, फेनेरोगैम्स कहते हैं। तो पुष्पी पादपों को रखा गया है आपके फेनेरोगैम्स में। यहाँ पे आपका आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन फिर इनकी कैटेगरीज होती हैं। अपुष्पी पादप या क्रिप्टोगैम्स में तीन वो होते हैं इसके डिवीज़न, तीन विभाग होते हैं। एक होता है आपका थैलोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स में तीन होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और आपका होता है टेरिडोफाइटा। और इसी प्रकार आपके फेनेरोगैम्स जो पुष्पीय पादप हैं उसके भी दो डिवीज़न होते हैं। एक होता है आपका मोनो सॉरी एंजी एक होता है आपका जिम्नोस्पर्म और एक होता है आपका एंजियोस्पर्म, यानी अनावृत बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधे। फिर आपके आवृत बीजी में दो फैमिली होती हैं, एक होती है मोनोकॉट, एक होती है डाइकॉट। यानी एक बीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे। इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पुष्पीय पादपों को रखा गया है फेनेरोगैम्स में। क्रिप्टोगैम्स में पुष्पीय पादप नहीं आते हैं, क्रिप्टोगैम्स में आपके आते हैं अपुष्पीय पादप। और क्रिप्टोगैम्स के ही ये दो भाग हैं, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। तो बस ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। देखो अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अपुष्पी पादपों को रखा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहले आप खुद से आंसर दीजिएगा और अपना सेल्फ एवेलुएशन कीजिएगा और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा और अपना कमेंट स्कोर में भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपुष्पीय पादपों को कहाँ रखा जाएगा। अपुष्पीय पादपों को रखा जाएगा आपके क्रिप्टोगैम्स में। कहाँ रखा जाएगा, क्रिप्टोगैम्स में। 5 क्वेश्चन देख लिए हैं अपन ने, आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। तो वर्गीकरण में क्रम होता है जिसको वर्ग की
पदानुक्रम कहते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है आपका क्या, जगत। जगत वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। फिर जगत के बाद आपका आता है संघ। संघ के बाद आपका आता है, क्या आता है, वर्ग। वर्ग के बाद आपका आता है गण। गण के बाद आपका आता है फैमिली। फैमिली आती है, उसका परिवार क्या है, फैमिली आती है। और फिर आता है आपका वंश, और फिर आती है सबसे लास्ट में जाति। तो ये वर्ग की पदानुक्रम होता है। सबसे बड़ा होता है आपका जगत, फिर संघ, देन वर्ग, फिर गण, फिर उसकी फैमिली आती है, फिर उसका वंश आता है, देन उसकी जाति आती है। तो उसकी आधारभूत इकाई क्या होती है, वो होती है आपकी जाति। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है उसकी स्पीसीज। स्पीसीज या जाति एक ही बात है, उसको जाति को इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है, स्पीसीज या जाति। हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो कि जल में उगते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जलीय पौधे। हाइड्रोफाइट्स कौन होते हैं, जलीय पौधे होते हैं। इनको जलोद्भिद पौधे भी कहते हैं। ये उस जल वाले पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। तो द्विनाम पद्धति में किसी भी पौधे के दो नाम लिखे जाते हैं जो उनकी किसको बताते हैं, पहला बताता है उसके वंश को और दूसरा बताता है उसके जाति को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। मैंने बताया द्विनाम पद्धति में दो नाम होते हैं, जंतु नाम या वनस्पतिक नाम, कोई भी पूछ सकता है, उसमें दो नाम रहते हैं। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे मैंगीफेरा क्या है, उसका वंश है, और इंडिका उसकी जाति है। तो पहला नाम वंश को, दूसरा नाम उसकी जाति को बताते हैं। और ये दिया था आपके कैरोलस लिनियस ने। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं। देखो पुष्प नहीं लगते लेकिन बीज बनते हैं, तो पुष्प नहीं लगते यानी वो आपके आ गए क्रिप्टोगैम्स में। जिनमें पुष्प बनते हैं उनको बोलते हैं फेनेरोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स में तीन कैटेगरी होती है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और आपका टेरिडोफाइटा। तो पुष्प नहीं बनते पर बीज बनते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे टेरिडोफाइटा। पुष्प नहीं लगते पर बीज बनते हैं, वो आपके हो जाएंगे अनावृत बीजी। यस यस, वो आपके अनावृत बीजी होंगे जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजी पौधे कहते हैं, क्योंकि उनमें पुष्प तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं बनते। एक्चुअली गलत तरीके से पूछ रहे हैं, उनमें फल नहीं बनता है, बीज बनते हैं, उनको अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। ये उनका जो बीज का है उस पर आवरण नहीं होता, नग्न बीजी पौधे होते हैं। चलिए छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जीवाणु की खोज किसने की। तो जीवाणु की खोज भी किसने की, एंड लुवेन हॉक ने। इनको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। सो द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज आवर साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं। बीज तो बनते हैं लेकिन वो नग्न होते हैं यानी उन पर आवरण नहीं होता है। वो होते हैं आपके अनावृत बीजी पौधे और उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। आपके पुष्पीय पादपों को दो वर्गों में बांटा गया है ना, एक होता है आपका अनावृत बीजी और दूसरा होता है आपका आवृत बीजी। तो अनावृत बीजी, इनको जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। इनके बीज क्या होते हैं, नग्न होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है नग्न बीज। इनमें बीज बनते हैं लेकिन उन पर आवरण नहीं होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे कहाँ किससे संबंधित हैं। तो संसार का सबसे लंबा पौधा है वो है आपका क्या, यूकेलिप्टस साइकस। वो आपका है जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। वो आपका किससे संबंधित है, वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। यानी वो अनावृत बीजी में आते हैं। आपके किस में आते हैं, अनावृत बीजी में आते हैं। जो सबसे लंबे पौधे हैं सिकोया सेम्परवेंस, यही है ना संसार का सबसे लंबा पौधा, सिकोया सेम्परवेंस। और जो क्या है, एक अनावृत बीजी है, जिम्नोस्पर्म में आएगा। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, चिलकोजा। एस, चिलकोजा एक पौधा है जो क्या आता है, जिम्नोस्पर्म से संबंधित है और इसको जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। कोरेलॉइड्स जड़ें किस में पाई जाती हैं। तो कोरेलॉइड्स जड़ें आपकी पाई जाती हैं साइकस में, ये आपको याद रखना है।
साइकस में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, तो वो नीचे होती हैं और एक होती हैं साइकस कोरिलॉइड्स जड़ें, जो क्या करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके साइकस में। साइकस का बीजांड है जो सबसे बड़ा होता है, और साइकस किस में आता है? आपका जिम्नोस्पर्म में आता है। सॉरी, सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस का, और साइकस के ही मंड से आपके साबूदाने का निर्माण किया जाता है। साइकस की पत्तियों से रस्सी, झाड़ू वगैरह बनाई जाती हैं। चिलकोजा किससे प्राप्त होता है? चिलकोजा आपका एक बीज होता है। चिलकोजा प्राप्त होता है आपका पाइनस से। चिलकोजा पाइनस से प्राप्त होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं साइकस पाइनस। इस साइकस और पाइनस आपके किसके उदाहरण हैं? ये आपके अनावृत बीजी के उदाहरण हैं। स्लेजिनेला आपका टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना बनाया जाता है पाइनस साइकस से। ये बताया ना, साइकस के तने के गूदे से साबूदाना बनाया जाता है। दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन। इफेड्रिन एक औषधि है जो दमा और खांसी के रोगों में काम आती है। वो मिलती है अपन को एफेड्रा से मिलती है। किससे मिलती है? एफेड्रा से प्राप्त होती है। एफेड्रिन खांसी में काम आती है। कौन एक जाति जीवित जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म कहलाता है आपका जिंगो। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, सीधे डायरेक्ट याद कर लो। जिंगो, इसको क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जीवित जीवाश्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जीवाश्म भी मिले हैं और ये अभी तक जिंदा भी हैं। जिंगो। विषाणु क्या है? कोशिकीय है, अकोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय? विषाणु अकोशिकीय है। विषाणु क्या है? निर्जीव है और सजीव के बीच की कड़ी है, उसमें कोई कोशिका नहीं होती, इसलिए उसको क्या कहेंगे? अकोशिकीय कहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप ऐसे ही वीडियो का एनालिसिस पाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, so that it make us motivated and we make more and more important videos for you. Thank you, and never forget to subscribe it. Thank you.